आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल माहिर क्लासेस बाय जेपी गोस्वामी और मैं आपका टीचर जेपी गोस्वामी। चैप्टर 5 आज लेके आए हैं आपके लिए। और अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यूस और नोट्स पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली है कि आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू करते हैं यूनिट 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगती हैं रिपल्सन की या अट्रैक्शन की, इन्हीं फोर्सेस को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। वैन डर वाल फोर्सेस। अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नॉन एज वैन डर वाल फोर्सेस। जो वैन डर वाल फोर्सेस होती है ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। डिस्पर्सन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। Atoms and non-polar molecules are electrically symmetrical and have no dipole moment because their electronic charge cloud is symmetrically distributed. जो एटम्स हैं या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो चार्ज है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है चारों तरफ, जैसे हमने यहां डायग्राम में दिखाया है। When two atoms come close to the electron cloud, distorted for a moment and temporary dipole induced and attract to each other, this force of attraction is known as London forces. जब दो मॉलिक्यूल पास पास आते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, यानी डिस्टर्ब हो जाते हैं या एक तरफ खिंचने लगते हैं, जिनके कारण दो मॉलिक्यूलों में आपस में अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है टेम्परेरी। इनको लंडन फोर्सेस कहते हैं। ये वैन डर वाल फोर्सेस से भी वीक होती हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। Dipole forces act between the molecules possessing permanent dipole. ये आयनिक जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें होती है डाइपोल फोर्सेस। ये परमानेंट इनमें डाइपोल होते हैं। जैसे HCl का एग्जांपल दें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में डाइपोल मूवमेंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे की तरफ खिंचता है तो हाइड्रोजन पर एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ये डाइपोल मूवमेंट मॉलिक्यूल है। और दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्शन, उसको बोलते हैं डाइपोल फोर्सेस या डाइपोल इंटरैक्शन बिटवीन द HCl। यहां HCl मॉलिक्यूल हमने यहां दिखाया है। ये दिस इंटरैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन लंडन फोर्सेस बट इट वीकर देन द आयन इंटरैक्शन बिकॉज ओनली पार्शियल चार्जेस आर इन्वॉल्व्ड। दो आयन के बीच में जो फोर्सेस होता है वो बहुत सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है और उससे वीक होता है ये डाइपोल अट्रैक्शन। उससे कम वैन डर वाल और उससे कम लंडन फोर्सेस। Dipole energy is proportional to inversely proportional 1/r³। r यहां है डिस्टेंस मॉलिक्यूल के बीच में। फॉर रोटेटिंग मॉलिक्यूल ये तो है
जो एक दूसरे के आसपास रोटेट नहीं कर रहे हैं, 1/r³ एनर्जी डाइपोल डाइपोल की। और अगर मॉलिक्यूल रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो यही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इतना होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r⁶। r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। This type of attractive force operate between the polar molecules having permanent dipole and the molecules looking permanent dipole। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑपरेट होती हैं, जिनमें परमानेंट डाइपोल हो। इनके बीच में जो इंटरेक्शन एनर्जी है प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶ है इस केस में। नोट करने वाली बात यह है, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन द डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट इन द परमानेंट डाइपोल एंड द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जो इंड्यूस्ड डाइपोल है, जैसे किसी परमानेंट डाइपोल मॉलिक्यूल के पास अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल ये आ जाए, तो इसके पास आने से होगा ये कि इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है थोड़ा डिस्टॉर्ट होगा और इसके ऊपर इंड्यूस्ड डाइपोल नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर आ जाएगा। ये भी एक डाइपोल मॉलिक्यूल की तरह पार्शली थोड़ा बिहेव करने लगेगा। लार्ज साइज ऑफ मॉलिक्यूल इजीली पोलराइज्ड। जो मॉलिक्यूल बड़े होते हैं आसानी से पोलराइज हो जाते हैं। हाई पोलराइजेबिलिटी प्रोपोर्शनल होती है हाई अट्रैक्टिव स्ट्रेंथ। अगर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है तो उसकी अट्रैक्टिव स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। This is found in the molecule in which highly polar जैसे NH, OH, HF bond are present. Chlorine may also participate in hydrogen bonding. Energy of hydrogen bond varies between 10 to 100 kilojoule per mole. This is quite a significant amount of energy. Hydrogen bonds are powerful. जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो बहुत पावरफुल बॉन्ड होते हैं क्योंकि सिग्निफिकेंट इनकी एनर्जी होती है इन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी अराइजिंग फ्रॉम मोशन ऑफ इट्स एटम और मॉलिक्यूल्स। थर्मल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू होती है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल एनर्जी भी बढ़ेगी। नोट करने वाली बात यह है, थर्मल एनर्जी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल। अगर थर्मल एनर्जी ज्यादा है तो वो पार्टिकल को मूव कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ाएंगे, हीट बढ़ाएंगे, तो उसके मोशन भी बढ़ेगा। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बाई थर्मल एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल मोशन। अगर कोई पार्टिकल थर्मल एनर्जी से मूवमेंट हो रहा है, मोशन में आ रहा है, तो वो इस तरह का जो मोशन है उसको कहेंगे थर्मल मोशन, क्योंकि दिस मोशन इज हैपनिंग ड्यू टू थर्मल एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंटरैक्शन। अब ये पढ़ते हैं। नोट करने वाली बात यह है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कीप्स द मॉलिक्यूल टुगेदर।
but thermal energy of the molecules keeps them apart. जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो दो मॉलिक्यूल को अपने पास पास रखने के लिए कोशिश करती हैं, लेकिन थर्मल एनर्जी उनको दूर हटाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे थर्मल एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे, उनमें मोशन बढ़ जाएगा। जैसे यहां डायग्राम में दिखाया है, जैसे जैसे थर्मल एनर्जी बढ़ रही है तो जो ऑब्जेक्ट हैं, आपका जो सब्सटेंस है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड लिक्विड फिर गैस। और थर्मल एनर्जी अगर कम हो रही है तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से फिर सॉलिड में आ जाता है। गैसियस स्टेट, द बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस which exist in the gaseous state under normal condition of temperature and pressure. नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई किसी सब्सटेंस का बिहेवियर गैसियस हो तो उसको कहेंगे ये गैसियस स्टेट है उस सब्सटेंस की। Only 11 elements exist as a gases under normal condition. सिर्फ 11 एलिमेंट हैं जो नॉर्मल कंडीशन में गैस स्टेट में रहते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो ये हैं: हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये 11 एलिमेंट्स हैं जो गैसियस फॉर्म में रहते हैं। द गैसियस स्टेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो गैसियस स्टेट है इसमें ये प्रॉपर्टी होती है: गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेज एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन, gases have much lower density than the solid and liquids. The volume and the shape of gases are not fixed. These assume volume and shape of the container. Gases mix eventually and completely in all proportion without any mechanical aid. नोट करिए, in gases the forces of interaction between their molecules are negligible. Come to the next point, gas law. अब हम पढ़ेंगे गैस के कौन कौन से लॉ हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। इसको प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप वाला लॉ बोलते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर the pressure of a fixed amount of gas varies inversely with its volume, means P inversely proportional to volume at constant temperature. इसको सॉल्व करेंगे आगे तो P इक्वल टू K 1/V, या K क्या है यहाँ? कांस्टेंट है, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट। If a fixed amount of gas at constant temperature T occupying volume V1 at pressure P1 undergoes expansion, so that volume becomes V1 and pressure becomes P2, then according to Boyle's law P1 V1 equal to constant, तो PV2 V2 भी कांस्टेंट होगा क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट है दोनों का, प्रेशर वॉल्यूम का। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2 या P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1। ग्राफ से समझते हैं कि
P और V में अगर ग्राफ दे रखा है ये, और ये 3 ग्राफ दे रखे हैं इसमें, T1, T2, T3। तो प्रेशर वॉल्यूम में जो ये ग्राफ बन रहा है सब्सटेंस का, T1, T2, T3, तो इसमें टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा? T3 का, क्योंकि इसमें प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट ज्यादा आएगा। इसी तरह एक दूसरा ग्राफ है P वर्सेस 1/V में, इसमें टेम्परेचर किसका होगा? 3 ग्राफ दे रखे हैं, T1, T2, T3। तो इसमें T3 का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर PV की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं आइसोथर्म ग्राफ। Note, density is related to the mass m and volume v by relation। डेंसिटी इक्वल टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये वैल्यू रखिए, जैसे v की वैल्यू थी k अपॉन p, तो यहां डेंसिटी के लिए रख देंगे v की जगह क्या रख दिया? v k अपॉन p, क्योंकि pv इक्वल टू k है। तो हमारा रिलेशन आया डेंसिटी इक्वल टू m अपॉन k इंटू p। तो डेंसिटी हो गया कांस्टेंट इंटू प्रेशर। इट मीन्स कि जो डेंसिटी है गैसेस की वो सीधे प्रेशर पर डिपेंड है। दिस शोज दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर pressure is directly proportional to the density of fixed mass of gases। एक क्वेश्चन करते हैं। A balloon is filled with hydrogen at room temperature। It will burst if pressure exerts 0.2 bar। If at 1 bar pressure the gas occupies 2.27 liter volume, up to what volume can the balloon be expanded? फुलाया जा, कितने वॉल्यूम तक इस बैलून को फुलाया जा सकता है, ये आपको वॉल्यूम निकालना है। गैस कितनी भरी जा सकती है? तो P1 दे रखा है 1 बार, P2 दे रखा है 0.2 बार, और B1 है आपका 2.27, V2 आपको फाइंड करना है। रिलेशन में लगाइए फॉर्मूले को, तो V2 निकल के आएगा 11.35 लीटर। इट मीन्स कि अगर जैसे ही 11.35 लीटर होगी बैलून में गैस भर जाएगी, बैलून फट जाएगा। तो जो बैलून में जो गैस रखनी चाहिए वो 11.35 लीटर से थोड़ी कम होगी, इतने पर बैलून बस्ट हो जाएगा। चार्ल्स लॉ, इसको टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप कहते हैं वाला लॉ बोलते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। V प्रोपोर्शनल टू T, तो V अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट। अगर इसको एक्सपेंशन में रख रहे हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के, तो V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 लिख सकते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन। इसको थर्मोडायनामिक स्केल बोलते हैं इस टेम्परेचर को, क्योंकि जितने भी थर्मोडायनामिक के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां केल्विन में ही वैल्यू रखेंगे टेम्परेचर की। ग्राफ दिखाया एक वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर में, तो यहां देखिए कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में दिखाया है और यहां प्रेशर कांस्टेंट है ये। तो इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम टेम्परेचर वाले ग्राफ में
प्रेशर किस पर सबसे ज्यादा होगा? तो प्रेशर ये इस पर ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ एक्सपेंड करेगा और वॉल्यूम अगर बढ़ नहीं रहा है तो उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा, इसलिए P4 पर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। The lowest hypothetical or imaginary temperature at which the gas are supposed to occupy zero volume is called absolute zero. Absolute zero वो होते हैं कि ये इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है, एक कल्पना है कि जिस टेम्परेचर पर किसी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट जीरो। नोट, जीरो वॉल्यूम ऑफ गैस एट -273.15 ऐसा माना गया है कि इस पर जीरो हो जाती है। एक क्वेश्चन करते हैं। ऑन द शिप सेलिंग द पैसिफिक ओशन वेयर टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेल्सियस, a balloon is filled with 2 liter air. What will be the volume of the balloon when ship reaches Indian Ocean where temperature is 26.1 डिग्री सेल्सियस? तो यहां पर देख लेंगे गिवन क्या है। गिवन दे रखा है V1 2 लीटर, V2 फाइंड करना है, टेम्परेचर ये दे रखा है, केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, और T2 ये दे रखा है, रिलेशन में लगाएंगे V1/T1 V2/T2, तो V2 फाइंड हो जाएगा 2.018 लीटर। नेक्स्ट लॉ, गे-लुसैक्स लॉ, ये प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप का लॉ है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहां वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है, ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेराइज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर, कि जो प्रेशर है वो सीधे टेम्परेचर पर डिपेंड है। टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो P/T इक्वल टू कांस्टेंट। इस पर भी एक ग्राफ है, ये देखिए प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ है, और यहां ये 4 ग्राफ दिखाएं, V1 V2 V3 V4। तो वॉल्यूम इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा? वॉल्यूम सबसे ज्यादा उसका होगा जहां पर प्रेशर कम होगा। तो V4 का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, टेम्परेचर के साथ एक्सपेंड होती है। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं रखा है तो यहां पर वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो जाएगा। इसको आइसोकोर ग्राफ कहते हैं। एवोगैड्रो लॉ, इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये बताता है कि इक्वल वॉल्यूम में टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखा जाए तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होते हैं। V प्रोपोर्शनल टू N, V इक्वल टू Kn। K क्या है? यहां कांस्टेंट है, एवोगैड्रो कांस्टेंट। अब देखो इसमें रिलेशन आगे करते हैं। तो मोल क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहां पर ये V प्रोपोर्शनल टू N है तो V इक्वल टू Kn हो जाएगा। तो यहां पर हम N की वैल्यू रख देंगे इसकी, ये M/N। तो हमारे लिए एक फॉर्मूला बन जाता है M इक्वल टू Km/V, मीन्स M इक्वल टू कांस्टेंट इनटू डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। ये रिलेशन हमें बताता है कि डेंसिटी सीधे मास पर डिपेंड होती है, मोलर मास पर। आइडियल गैस लॉ,
सबसे पहले आइडियल गैस पढ़ते हैं। अ गैस दैट follows Boyle's law, Charles' law and Avogadro law strictly is called an ideal gas। जो इन तीनों लॉ को फॉलो करती हो वो गैस आइडियल गैस होती है। बॉयल्स लॉ क्या है? B प्रोपोर्शनल 1/P। चार्ल्स लॉ क्या है? B प्रोपोर्शनल T। एवोगैड्रो लॉ है V प्रोपोर्शनल N। कंबाइन करेंगे तीनों को तो V प्रोपोर्शनल आ जाएगा NT/P। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज करेंगे R। ये क्या है? गैस कांस्टेंट। R है गैस कांस्टेंट। तो PV = nRT फॉर्मूला बनता है और ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है। R = क्या हो जाएगा? PV/NT। अगर प्रेशर 1 बार या 10⁵ पास्कल है रखा गया है और जो हमारे वॉल्यूम है किसी गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पर वो होता है इतना 22.71 × 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 मोल है। टेम्परेचर ये केल्विन है। तब इसमें R की वैल्यू होगी ये 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल या 8.314 × 10⁻² बार लीटर पर केल्विन पर मोल या जूल में अगर इसे कन्वर्ट करें तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये STP पर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है कि टेम्परेचर हो 273 केल्विन और प्रेशर हो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो तब R की वैल्यू होगी 8.20578 × 10⁻² लीटर ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर केल्विन पर मोल। If temperature, volume and pressure of a fixed amount of gas vary from T1 V1 P1 to T2 P2 V2, then we can write आइडियल गैस इक्वेशन को फिर इस तरह लिख सकते हैं P1 V1/T1 = nR, P2 V2/T2 = nR। तो कंबाइन करेंगे तो P1 V1/T1 = P2 V2/T2। ये कंबाइन गैस लॉ की इक्वेशन बनती है। एक क्वेश्चन करते हैं। At 25 डिग्री सेल्सियस and 760 mm of Hg pressure, a gas occupies 600 ml volume. What will be its pressure at a height where temperature is 10 degree Celsius and volume of the gas is 640 milliliter। अब हमें गिवन दे रखा है P1 760 mm Hg है, P2 फाइंड करना है, V1 600 ml है, V2 640 ml है और टेम्परेचर को हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे और इस इक्वेशन में इस वैल्यूज को पुट करेंगे। पुट करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद P2 हमारा आ जाएगा 676.6 mm Hg। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। Density and molar mass of gaseous substance. We know PV = nRT या PV/RT = n/V लिख सकते हैं इसको।
n इक्वल टू होता है m अपॉन m, वैल्यू पुट करेंगे तो P अपॉन आर टी इक्वल टू m अपॉन एम बी, पी एम अपॉन आर टी इक्वल टू m अपॉन v, और ये m अपॉन v होती है डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी हो जाती है पी एम अपॉन आर टी। मास निकालेंगे मोलर मास, तो डेंसिटी इंटू आर टी अपॉन पी। किसी भी गैस का हम मोलर मास इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये 1801 में आया था। द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। जो प्रेशर होता है टोटल गैस के मिक्सचर में जितनी भी गैसेस हैं उन सब के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है टोटल प्रेशर। Gases are generally cooled over water and therefore are moist. गैसेस में जनरली वाटर वेपर मिक्स होती है, इसलिए वो गैसेस के साथ थोड़ा एक्वस प्रेशर भी होता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। नाउ अब ड्राई गैस का अगर हम टोटल प्रेशर निकालेंगे तो उसमें से एक्वस टेंशन को माइनस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो हम ड्राई गैस का टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। नोट, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फ्रॉम द टोटल प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस विच कंटेन्स वाटर वेपर ऑल्सो। अब पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के टर्म में अगर हम निकालें तो ये किसी कंटेनर में गैसेस भरी हैं P1, P2, P3, इनका एक प्रेशर है, तो P1 निकालेंगे N1 RT अपॉन V, P2 निकालेंगे N2 RT अपॉन V और P3 निकालेंगे तो फॉर्मूले के अनुसार N3 RT अपॉन V। तो सबके मोल अलग अलग हैं, गैस 3 है तो तीनों गैस के मोल भी अलग अलग होंगे, तो उनके अनुसार हम तीनों का प्रेशर अलग अलग निकालेंगे। तो टोटल प्रेशर होता है तीनों का प्रेशर का सम, वैल्यू पुट करेंगे P1, P2, P3 की, N1 RT अपॉन V, N2 RT अपॉन V, N3 RT अपॉन V, और इसे सॉल्व करेंगे तो टोटल प्रेशर आया N1 प्लस N2 प्लस N3 RT अपॉन V। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। नाउ जो पहली गैस का जो प्रेशर है और टोटल प्रेशर से अगर हम डिवाइड करें तो इक्वेशन बनती है N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू RT अपॉन V अपॉन RT अपॉन V, और ये कट जाएंगे तो हमारा P1 अपॉन टोटल प्रेशर आया N1 अपॉन N1 N2 N3 इक्वल टू ये N1 है और ये टोटल प्रेशर है N, ये टोटल मॉलिक्यूल्स N हो गए, टोटल मोल्स। इन सच ए वे हम यहां पर जो N अपॉन किसी गैस के मोल अपॉन टोटल मोल है इसको हम x मान रहे हैं, इसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन x को, यानी किसी गैस के मोल अपॉन टोटल मोल्स, इसको कहेंगे फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन में अगर हम प्रेशर निकाल रहे हैं तो ये पहली गैस के लिए आ गया, इसी तरह दूसरी का निकालेंगे P2 अपॉन टोटल प्रेशर N2 अपॉन N, ये X2 मान लिया इसको मोल फ्रैक्शन को,
तीसरी गैस के मोल फ्रैक्शन को हमने x3 मान लिया। अब जनरली वी कैन राइट दिस इक्वेशन, जनरली हम लिख सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है इंडिविजुअल किसी गैस का, वो मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जैसे हमने यहाँ निकाला, अगर P3 निकालते तो टोटल प्रेशर को हम इससे मल्टीप्लाई कर देते मोल फ्रैक्शन से। N3/N क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो P3 का आएगा टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, और ये मोल फ्रैक्शन x से हम दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल जो हमारा फॉर्मूला बनता है, क्वेश्चन बनती है, वो पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल गैस का इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। यहां I इसलिए लिखा है इंडिविजुअल गैस के लिए, किस गैस का निकाल रहे हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। A theory is a model that enables us to better understand our observation. The theory that attempts to elucidate the behavior of gases is known as kinetic molecular theory. इसके कुछ पोस्टुलेट हैं। फर्स्ट, gases consist of large number of identical particles with negligible volume and considered as a point mass. These are great compressible. Number 2, there is no force of attraction between particles, so it expand and occupy all the space available to them. जितना इनको स्पेस दिया जाएगा उस पूरे स्पेस को ये घेर लेती हैं गैसेस। 3, particles of gas are always in constant and random motion. Number 4, particles of gas move in all possible direction in straight line. It collide with each other and with wall of container, so it exert pressure. मूव करती हैं गैसेस, कंटेनर की वॉल से टकराती हैं, और जो वॉल से जब टकराती हैं तो प्रेशर क्रिएट होता है। 5, collision of gas molecules are perfectly elastic. जो कॉलिजन है वो इलास्टिक है, ये नहीं है कॉलिजन के बाद उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर वो बाउंस बैक भी होते हैं। इलास्टिक इसका जो कॉलिजन होता है, यानी टोटल एनर्जी उनकी खत्म नहीं होती। सो इट एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड, द सम ऑफ देयर एनर्जीज रिमेन कांस्टेंट। 6, at any particular time different particles in the gas have different speed and hence different kinetic energy. The distribution of speed remains constant at a particular temperature. 7, if a molecule has variable speed then it must have a variable kinetic energy. अगर एनर्जी इसकी जो स्पीड है वेरिएबल है तो काइनेटिक एनर्जी भी वेरिएबल होती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है एवरेज इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नोट, कैलकुलेशन एंड प्रेडिक्शंस बेस्ड और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एग्री वेरी वेल विद द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड thus establish the correctness of this model. Behavior of real gases. Deviation from ideal gas behavior. सबसे पहले पढ़ते हैं। Our theoretical model of gas correspond very well with the experimental observation. Difficulty arises when we test the relation PV equal to nRT. अब डिफिकल्टी तो वेरी वेल फॉलो कर ही रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम जब आती है कि जब हम PV इक्वल टू nRT को टेस्ट करते हैं, तो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है वॉल्स लॉ के अनुसार। टू टेस्ट दिस प्लॉट पॉइंट वी प्लॉट PV वर्सेस P ग्राफ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। हमने ये ग्राफ बनाया कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट गैसेस का, तो पाया कि कुछ गैस
पॉजिटिवली डेविएट हो रही हैं, कुछ नेगेटिवली डेविएट हो रही हैं। ऐसा क्यों? देयर इज ए सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। दो तरह के डेविएशन इसमें देखने को मिलते हैं। इन हीलियम एंड हाइड्रोजन, जो पीबी का जो प्रोडक्ट है इसमें ये पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है। ये देखिए, ये पॉजिटिव डेविएशन बता रही है, और कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन ये नेगेटिव डेविएशन बता रही है। Note, it is thus found that real gases do not follow ideal gas equation perfectly under all condition। इस ग्राफ से ये श्योर हो जाता है कि जो रियल गैस होती हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती। जैसे आइडियल गैस इक्वेशन का ग्राफ ये है और रियल गैस का ये, तो आइडियल गैस को ये फॉलो नहीं कर रही है। डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ऑल्सो बिकम अपीयरेंट व्हेन P वर्सेस V प्लॉट इज ड्रॉन। P वर्सेस V ग्राफ अगर खींचा गया तब ये इस तरह का ग्राफ आता है सामने, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में। तो जो आइडियल गैस है इसका ग्राफ और रियल गैस का ग्राफ यहां पर डिफरेंट हो जाता है। यहां देख रहे हैं कि यहां पर इंटरेक्शन फोर्स बढ़ गई है, रिपल्शन फोर्स ज्यादा है। रिपल्शन फोर्स यहां आइडियल गैस का ज्यादा है और रियल गैस का यहां कम है। ऐसा क्यों है कि जब कंप्रेस किया जाता है गैसेस को और वो लिक्विफाई हो जाती हैं तो उनका जो प्रेशर है वो घट क्यों जाता है। एट हाई प्रेशर द measured volume is more than the occupied volume. It is found that real gases do not follow Boyle's law, Charles' law and Avogadro law. Now two questions arises. अब दो तरह के क्वेश्चन यहाँ अराइज हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, why do gases deviate from the ideal behavior? Second, what are the conditions under which gases deviate from ideality? To get answer, remind kinetic theory. Kinetic theory को remind करिए। We find that two assumptions of kinetic theory do not hold good. जो काइनेटिक थ्योरी हमने पढ़ी थी उसमें दो अजम्पशन हैं वो ठीक से नहीं लिए गए हैं। कौन कौन से हैं? वो ये हैं, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, कि मॉलिक्यूल ऑफ गैस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज नेग्लिजिबली स्मॉल कंपैरिजन टू द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द गैस। तो ये दो अजम्पशन हैं, ये ठीक से एक्सप्लेन नहीं है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। इफ अजम्पशन फर्स्ट इज करेक्ट द गैसेस विल नेवर लिक्विफाई। पहला अगर अजम्पशन सही है तो गैस लिक्विफाई नहीं होंगे। दिस मीन्स दैट forces of repulsion are powerful enough and prevent squeezing of molecules in tiny volume। जो forces of repulsion है वो उसके छोटे से वॉल्यूम में उसको कन्वर्ट होने नहीं देंगे। If assumption 2 is correct, calculated and theoretical data from Boyle's law should coincide। तो अगर assumption 2 करेक्ट है तो फिर बॉयल्स लॉ और ये डेटा हैं इनको अलग रख दीजिए, फिर वो सही वो काम के नहीं है। रियल गैसेस शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस लॉ बिकॉज मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। जो रियल गैस है वो डेविएशन इसलिए शो करती हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरैक्शन होता है। एट हाई प्रेशर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर and do not strike the wall of container with full impact
due to dragging back by the other molecules due to molecular attractive forces. Thus, the pressure exerted by gas is lower than the pressure exerted by the ideal gas. क्लियर? अब इसमें करेक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे ये कंटेनर है, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे थोड़ा इनलार्ज करके दिखाते हैं। ये मॉलिक्यूल या एटम यहां कंटेनर से टकराए तो इसकी जो स्पीड है, ये मॉलिक्यूल इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इसकी जो प्रेशर है वो कुछ घटेगा। ये इंटरेक्शन है कि जो फोर्सेस है वो थोड़ी सी कम आती हैं। किसी भी गैस के लिक्विड होने पर उसका प्रेशर घट जाता है, इसी कारण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। अब इसको करेक्ट करने के लिए इसमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में करेक्शन करना पड़ेगा कि जो टोटल प्रेशर कैसे आएगा। जो रियल प्रेशर है उसमें ये प्रेशर ऐड करना पड़ेगा, ये करेक्शन है प्रेशर का। और वॉल्यूम AN²/V² इसमें ऐड करना किया जाए तो इसका टोटल प्रेशर निकलेगा। और वॉल्यूम में माइनस किया जाए NV। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो भी तो कुछ है, बचा हुआ वॉल्यूम ही तो वो ऑक्यूपाई करेंगे। अपना खुद का वॉल्यूम होगा, उसे तो उसमें तो वो मूव कर नहीं सकते, तो मूव कहां करेंगे? बचे हुए स्पेस में। तो टोटल स्पेस में से, इस टोटल स्पेस में से उसके मॉलिक्यूल का जो साइज है, वॉल्यूम है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो वो बचा हुआ वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम में ये करेक्शन है कि उसके खुद के वॉल्यूम को माइनस कर दिया जाए। तो नई इक्वेशन आती है बन के P + AN²/V² इंटू P - NV = nRT। यहाँ A क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और B कांस्टेंट है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमें ये बताएगा कि कौन सी गैस कंप्रेस होगी, कौन सी नहीं होगी। अब PV/nRT का जो रेशो है उसी को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z = 1 होता है। गैस इज डिफिकल्ट टू लिक्विफाई इन पॉजिटिव डेविएशन। अगर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है तो वो डिफिकल्ट, बड़ी मुश्किल से लिक्विफाई होंगी, और 1 से कम आ रही है, नेगेटिव डेविएशन है, तो टेम्परेचर घटाने पर आसानी से लिक्विफाई हो जाएंगी। क्रिटिकल टेम्परेचर is the temperature at which the matter start to change its state for CO2 30.98 डिग्री सेल्सियस। क्रिटिकल टेम्परेचर वो है जहां पर कोई गैस अपने स्टेट को चेंज करती है, जैसे गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर उसका। ऐसे ही क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम होता है किसी गैस का, उसको क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं। क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो उसका प्रेशर हो उस समय गैस का, उसे क्रिटिकल प्रेशर कहेंगे। प्रेशर एट द क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। द क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड क्रिटिकल कांस्टेंट। जो क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम हैं, ये क्रिटिकल कांस्टेंट इनको कहते हैं। लिक्विड स्टेट,
क्या होता है। अब देखो क्रिटिकल टेम्परेचर को एक बार फिर से डिफाइन कर लेते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर, critical temperature of a gas is highest temperature at which liquefaction of the gas first occur। इस तरह भी इसे क्रिटिकल टेम्परेचर को हम डिफाइन कर सकते हैं। दोबारा बोल देता हूं, नोट करिए। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस फर्स्ट अकर। जैसे गैस का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जो फर्स्ट टाइम लिक्विफिकेशन अपीयर होता है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट जब होती है, तो उस समय 30.98 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड इन नॉर्मल कंडीशन इफ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन लिक्विड is called liquid state। Vapor pressure, initially the liquid evaporates and pressure exerted by vapors on the walls of container is called vapor pressure। Surface tension, surface tension is defined as the force acting per unit length perpendicular to the line drawn on the surface of liquid। ये डेफिनेशंस हैं, इनको याद कर लेना। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ रेसिस्टेंस टू फ्लो विच अराइजेज ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड्स एज दे स्लिप पास वन अनदर व्हाइल लिक्विड फ्लोज। विस्कोसिटी क्या है कि जो लिक्विड होते हैं वो लेयर बाय लेयर फ्लो करते हैं। लिक्विड्स की कई लेयर होती है, सबसे पहले फ्लो करती है ऊपर वाली के बाद फिर नीचे वाली, उससे कम स्पीड से, उससे कम स्पीड से, उससे नीचे वाली, इस तरह। तो उनमें जो फ्रिक्शन होता है, जो फ्लो को रोकने का काम करता है, रेसिस्ट करता है फ्लो को, उसको विस्कोसिटी कहते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कारण होता है। Strong intermolecular forces between molecules hold them together and resist movement of layers past one another। अब देखिए यहां पर ये बुक से लिया गया है, ये लिक्विड है और लिक्विड की लेयर्स दिखाई है, 1 2 3। तो सबसे ज्यादा तेजी से लिक्विड फ्लो करेगा इससे, ये लेयर, इससे कम ये और इससे कम ये। तो जो नीचे वाली लेयर्स हैं वो ऊपर वाली लेयर्स के फ्लो को रोकती हैं, रेसिस्ट करती हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ लेयर एट ए डिस्टेंस dz इज चेंज्ड बाय द वैल्यू ऑफ du, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो du से चेंज हो रही है, डिस्टेंस dz है और इनिशियल जो वेलोसिटी है u है। तो इसका रिलेशन आएगा ग्रेडियंट इज गिवन बाय द अमाउंट du अपॉन dz। अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन टू फ्लो ऑफ लेयर्स, दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कांस्टेंट लेयर एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। F proportional A। A is the area of contact। जो लेयर्स हैं जिस कांटेक्ट से वो फ्लो हो रही हैं वो एरिया है। तो F प्रोपोर्शनल, अब जो कांटेक्ट एरिया क्या है, du अपॉन dz, where du अपॉन dz इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, द चेंज इन वेलोसिटी डिस्टेंस। तो F प्रोपोर्शनल हो गया A इंटू du अपॉन dz, F इक्वल टू नीटा A du अपॉन dz। नीटा क्या है, एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, इसको विस्कोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। N is proportionality constant and is called coefficient of viscosity। Viscosity coefficient is the force when velocity gradient is unity and the area of contact is unit area। Thus, neta is measure of viscosity।
SI unit of viscosity coefficient is 1 Newton second per square meter equal to Pascal second. In CGS system, the unit of coefficient of velocity is poise. poise नाम दिया गया है जो जीन लुइस पॉस्चुली के नाम पर। ये CGS यूनिट है इसकी poise, और पास्कल पर सेकंड MKS यूनिट है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है बच्चों। और कैसा लगा वीडियो ये हमको बताइएगा, नोट्स करिएगा, इन सारे नोट्स को नोट करिए, शेयर करिए, पढ़िए और कमेंट करिए हमारे वीडियो को।